हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अर्थशास्त्र की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिसमें प्रतिदिन हम लोग 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 10 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसी तरह अभी अर्थशास्त्र का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फिर इस इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी टॉपिक्स को, सभी जितने भी सिलेबस हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही, ताकि हम लोगों ने जो पढ़ा है या हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या रहे, हमें याद रहे और एग्जाम्स में क्या हो कि आसानी हो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जो हमारा टॉपिक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, जो भी टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी टॉपिक्स रहेगा वो सब आप लोगों को एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या अभी जो बिहार टीचर्स का जो एग्जाम हो रहा है उन सभी में आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। तो कृपया आप लोग वीडियोस को देखें और इससे समझने का प्रयास करें। अभी हम लोगों ने अर्थशास्त्र प्रारंभ किया है, तो हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रश्नोत्तरों को। ठीक है, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष का या देश का या देशों के समूह का या पूरे विश्व का इस विश्व में होने वाली जो समस्त गतिविधियां हैं उन सभी समस्त गतिविधियों का हम लोग इसमें क्या करते हैं, आकलन करते हैं, इसमें शामिल किया जाता है। जैसे उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, या राजस्व हो गया, विनिमय हो गया, वितरण हो गया। इन सभी चीजों, किसी देश का हो सकता है या किसी देश के समूहों का हो सकता है या फिर पूरे विश्व का हम एक अनुमान लगा सकते हैं। पूरे विश्व की जब एक अर्थव्यवस्था हम लोग पूरे विश्व को जब एक साथ हम लोग देखेंगे तो पूरे विश्व के अनुसार होगा, या किसी क्षेत्र विशेष के लिए देख रहे हैं या किसी देश के लिए देख रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में या देश में होने वाले जितने भी गतिविधि हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, जो भी है, इन सभी चीजों को क्या किया जाता है, इस अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। तो इसका क्या होगा, किसी देश की समस्त संपत्ति नहीं, ये तो नहीं होगा। करों से प्राप्त आय, टैक्सों के बारे में यहाँ नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है क्या, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। हाँ, ये होगा कि देश की जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, समस्त आर्थिक गतिविधियों का क्या है, समन्वय। देश का बजट नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है क्या, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, जॉन मेनार्ड किन्स या माल्थस। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में इन्होंने बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशंस। इनमें इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र के, आधुनिक अर्थव्यवस्था के मुख्य मुख्य बिंदुओं को क्या किया है, इसमें रखा है। इन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र के मुख्य मुख्य बिंदुओं को चिन्हित किया है, वहां इन्होंने रखा है। इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशंस में ही इन्होंने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त यानी इनविजिबल हैंड की भी अवधारणा इन्होंने दी है। किसने? तो एडम स्मिथ ने। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हो गए, तो एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि शेष विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क तोड़ लेना या इसी से कोई संबंध न रहना, एक बंद अर्थव्यवस्था। देश के किसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध न होना, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है।
और बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो जितने भी सभी चीज़ों पर जो स्वामित्व होता है, सभी गतिविधियों पर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन आर्थिक गतिविधियों पर जो नियंत्रण होता है वो किसका नियंत्रण होता है, तो वहाँ सरकार का नियंत्रण होता है। वहाँ किसी निजी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, समस्त गतिविधियों पर सरकार का ही नियंत्रण होता है और दूसरे अन्य किसी भी देश की किसी अर्थव्यवस्था के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो न्यूनतम जो आयात निर्यात है, न्यूनतम संबंध होने के कारण, न्यूनतम विदेशी व्यापार होने के कारण उत्तर कोरिया को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है। उत्तर कोरिया को क्या माना जाता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है। तो बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होगा कि मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, नहीं। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, नहीं, घाटे की वित्त व्यवस्था नहीं होती है। केवल निर्यात होता है, नहीं, केवल निर्यात नहीं। जैसे ही आयात होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अन्य अर्थव्यवस्था के साथ क्या है, देश की अन्य किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ हमारा क्या है, संबंध है। जब संबंध कब नहीं होगा, ना तो हम किसी वस्तु का निर्यात करेंगे और ना ही किसी वस्तु का हम आयात करेंगे। ना हम किसी वस्तु का निर्यात करेंगे और ना ही किसी वस्तु का आयात करेंगे। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपना संबंध समाप्त होना ही क्या कहलाता है, एक बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है, यह किसने कहा है, तो रॉबिन्सन, J.S. मिल, एडम स्मिथ या कीन्स ने, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। तो धन का अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र अर्थात धन का विज्ञान, यानी कि धन अर्थशास्त्र के द्वारा हम क्या करते हैं, धन को अर्जित करने की विधियों की जानकारी लेते हैं और आय जो हुआ है, जो भी धन है, उसके वितरण की समस्त विधियों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। धन का विज्ञान, धन का विज्ञान का अर्थ क्या है कि किस तरह से धन को अर्जित किया जाए और किस तरह से उसे क्या किया जाए, वितरण किया जाए, उसका खर्च किया जाए, धन का विज्ञान। तो किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, रॉबिन्स नहीं, एडम स्मिथ ने। किसने कहा है, एडम स्मिथ ने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक आयोजन या फिर निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, तो निजीवादी स्वामित्व, निजी स्वामित्व, किसी निजी व्यक्ति का क्या हो, स्वामित्व हो, किसी निजी व्यक्ति का, किसी पूंजीपति का क्या हो, यहाँ स्वामित्व हो। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये अर्थव्यवस्था का एक मुख्य लक्षण है, एक प्रमुख लक्षणों में से एक है, विशेषता है। जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, अर्थशास्त्र की जो विशेषता है, उसकी एक प्रमुख लक्षण, प्रमुख विशेषता क्या है, तो पूंजीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी। तो पूंजीवादी क्या है, उसकी एक प्रमुख विशेषताओं में से, लक्षणों में से एक है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ सारी जो जितनी भी गतिविधियां हैं अर्थव्यवस्था की, वो सभी क्या है, खुली हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक संस्थान के लिए क्या है, ये व्यवस्था खुली हुई है, यहाँ की सारी गतिविधियां। तो यही है क्या, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण जो निजी स्वामित्व में होता है। कोई भी व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है अपना रोजगार, कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और जो स्वामित्व होता है वो किसी निजी व्यक्ति का ही उस पर स्वामित्व होता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व,
अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, या फिर छोटे एवं बड़े उद्योग दोनों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है इसमें दोनों सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र क्या करते हैं, आर्थिक देश के आर्थिक विकास के में परस्पर सहयोग करते हैं। दोनों मिल करके देश की क्या करते हैं, आर्थिक विकास का कार्य करते हैं। दोनों रूप से सरकारी क्षेत्र जो है वो गरीबों को, वंचित वर्ग के लोगों को क्या करता है, उनके कल्याण का कार्य करता है, और निजी क्षेत्र जो है वह अधिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र क्या करता है, वंचित वर्ग के लोगों को के कल्याण का कार्य करता है, उनको सहयोग करने का कार्य करता है। लेकिन निजी क्षेत्र जो है वह क्या करता है, अत्यधिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, जिससे कि दोनों रूप में दोनों मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सके, बढ़ा सके। दोनों मिलकर के दोनों के सहयोग से क्या होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है, आर्थिक रूप से विकास होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं हैं, वस्तु और सेवाएं, या फिर किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं। तीसरा है किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, या फिर किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, या फिर किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय होता है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, अर्थात मार्केट वैल्यू होती है, उसका योग होता है राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में क्या होता है, किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार मूल्य का योग होता है। तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं? नहीं। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं? नहीं। हाँ, यहाँ है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाओं का योग होगा। योग होता तब यहाँ क्या होता, बी हमारा सही होता, लेकिन ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जब योग होगा तभी क्या कहलाएगा, वो राष्ट्रीय आय होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 8 नंबर, कि निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय औसत रूप से क्या है, सबसे अधिक बताया जा रहा है? गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर गुजरात? तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली पहले स्थान पर में आता है। दिल्ली किस स्थान पे आता है, पहले स्थान पर दिल्ली आता है। दूसरे स्थान पे क्या आता है, गोवा आता है। दूसरे स्थान पे गोवा आता है, पहले स्थान पे दिल्ली। और बिहार की जो स्थिति है औसत प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो बिहार जो है अंतिम पायदान पे, सबसे अंतिम में बिहार का नाम आता है, यानी सबसे लास्ट पोजीशन पर में क्या है, बिहार की स्थिति सबसे लास्ट है, यानी कि सबसे कम जो प्रति व्यक्ति औसत आय है वो बिहार की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है क्या नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो गणना जो की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं
राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उसका निर्धारण कौन करती है, उसका प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। इसी के द्वारा इसका किया जाता है। इसका जो गठन हुआ था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो गठन हुआ है, इसका गठन 1951 ईस्वी में 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया था, जिसका भी मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की क्या की गई थी, तो स्थापना की गई थी 2 मई 1951 ईस्वी को। और ये क्या करती है, तो देश की राष्ट्रीय आय की गणना करती है। उसके बाद अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कि शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है किस प्रकार शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ करके, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा करके, या फिर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटा करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसे हम निकालेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद को, तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, जीडीपी में से क्या किया जाता है, उस वर्ष के दौरान होने वाले जो मूल्य ह्रास हैं, जीडीपी में से उस वर्ष के दौरान जो भी मूल्य ह्रास हुआ है वहां की अर्थव्यवस्था में, उसे क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे एनएनपी कहा जाता है, जैसे क्या एनडीपी कहें, एनडीपी कैसे निकलेगा, तो जीडीपी में से जब हम माइनस करेंगे मूल्य ह्रास को, उस वित्तीय वर्ष के दौरान हुए मूल्य ह्रास को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़कर, तो ये तो होगा नहीं। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं घटाना है, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर। तो हाँ, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को यदि घटा दिया जाए तो क्या निकलेगा, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारा निकलेगा, जिसे हम लोग एनडीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, एनडीपी। इसका जो प्रकाशन होता है ये क्या करता है, इसका निर्धारण, मूल्य ह्रास के दर की जो निर्धारण होती है कि कितना मूल्य ह्रास हुआ है, इसका निर्धारण कौन करता है, इसकी गणना कौन करता है, तो इसकी जो गणना है वो करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मूल्य ह्रास की गणना की जाती है, उसका प्रकाशन किया जाता है। मूल्य ह्रास कभी भी शून्य नहीं होगा, मूल्य ह्रास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस वर्ष कोई मूल्य ह्रास नहीं हुआ है, 0 रुपये का मूल्य ह्रास। हर साल किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी उत्पाद का, किसी न किसी सेवा का क्या हो सकता है, मूल्य ह्रास होना निश्चित है, होगा है, किसी न किसी क्षेत्र में क्या होगा, मूल्य ह्रास होना ही है। तो क्या होगा, तो कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ आएगा इसमें, मूल्य ह्रास कुछ न कुछ प्रत्येक वर्ष होना ही है। तो इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में से जब मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है एनडीपी, ये हमेशा सकल घरेलू उत्पाद से क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा, जीडीपी से कम होगा। एनडीपी क्या होगा, हमेशा जीडीपी से कम होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों ने आज का 10 प्रश्न जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे किसी न किसी प्रकार से तो लाभ होगा ही, तो वह लाभ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्रों को पहुंच सके। ये आपको हाल फिलहाल में जो हो रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें भी आप लोगों के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के एग्जाम में भी और बिहार एसएससी
एसएससी, रेलवे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी जगहों पर आपको अर्थशास्त्र हो या इतिहास हो या भूगोल हो या फिर राजनीतिक शास्त्र हो, इससे आपको प्रश्न आते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया हो हमारा वीडियो।